हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल सोर्स से रियल तरीके से पढ़ाई, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। और आज हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर, क्लास 7 के इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें आज हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास 7 की इतिहास की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको सारे चैप्टर्स का एक रिवीजन वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक रिवीजन वीडियो सारे चैप्टर्स जिसमें इंक्लूडेड होंगे वो मैं करा दूँगी। और ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी में जितने भी मैप यूज़ हुए हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैं अपलोड कर लूँगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। और तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अपने पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप को लेकर के रेडी हो जाइए। देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है खास हमारे लिए। चैप्टर 8 का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अब हम 17वीं शताब्दी का तक की चीज़ें देख करके हम 18वीं शताब्दी में देख रहे हैं कि कैसे नई चीज़ें हो रही हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बात कहाँ से होगी, जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय से लेकर के जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है उस समय तक, 18वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर के मध्य तक की चीज़ें हम देखेंगे। तो मानचित्र में हमें देखने के लिए बोला गया है कि कुछ विशेष रूप से जो उल्लेखनीय घटनाएं हैं किस तरीके से घट रही हैं। मानचित्र 1 बता रहा है कि 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। कौन कौन से नए राज्य हैं जिनका गठन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अवध है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, जाट है, सिख हैं, हैदराबाद है, मराठा है। और ये सब जो है कुछ कुछ केंद्र हैं, भोपाल, आगरा, ग्वालियर आदि, लखनऊ, दिल्ली, पानीपत, लाहौर, ये सब कुछ कुछ एरिया हैं। बंगाल की मुर्शिदाबाद है राजधानी, हैदराबाद की हैदराबाद है, अवध की लखनऊ है। और दूसरा मैप क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र कि जब पहले जो राज्य, अब इस मैप में और इस मैप को दोनों साथ में देखेंगे कि शुरू में तो क्या थे कि ये सारे राज्य हो गए, लेकिन जब बाद में जब भी ब्रिटिश क्षेत्र हुआ तो ब्रिटिश क्षेत्र कहाँ पे, ब्रिटिश के नियंत्रण में जो ये इधर का ये हिस्सा आया है और ये हिस्सा आया है। तो ये हिस्सा जो है वो ब्रिटिश के हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये सब हिस्से में ब्रिटिश का शासन नहीं हुआ है। बंगाल का एक अच्छा खासा जो हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ गया था। और यहाँ पे उत्तरी सरकार जो कि उत्कल तट पे, उड़ीसा के तट पर है। और भी जो भी केंद्र वगैरह हैं उन्हें बहुत से ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जैसे कि ढाका, कलकत्ता, राजमुंदरी, मसूलीपट्टनम, ये सब जगहें अक्सर पूछ ली जाती हैं लोकेट करने के लिए एग्ज़ाम वगैरह में। पौंडीचेरी, सेंट डेविड किला ब्रिटिश का यहाँ पे भी है, मतलब ब्रिटिश यहाँ तक भी आए हुए हैं। गोवा, बम्बई, सूरत, बड़ौदा, गुजरात। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि कैसे ब्रिटिश बस्तियां जो हैं वो कैसे बस रही हैं। अध्याय 4 में तालिका 1 देखें। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को लंबे समय तक चुनौती दी। औरंगजेब के शासनकाल में मतलब किसने लंबे समय तक चुनौती दी है। अब अध्याय 4 जो है अगर वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे, हम अभी यहाँ पे हैं,
अध्याय 4 की तालिका तो हमें दिख ही नहीं रही है यहाँ पर। तो अ, सत्रहवीं शताब्दी में और उसके पश्चात जो मुग़ल हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या था कि गुजरात, बंगाल और कुछ ऐसे प्रांत थे जहाँ पे कि अच्छे से कर की जो व्यवस्था थी, भूमि का निरीक्षण वगैरह करना मुश्किल था। वहाँ पे वो कर नहीं पाए थे क्योंकि इस क्षेत्र के जो जमींदार थे वो बहुत शक्तिशाली थे और जिनका वो विद्रोह कर सकते थे। तो यहाँ पर जो थे उनसे पंगा लेना या उनसे युद्ध करना उतना आसान नहीं था आगे के चल के। तो इसलिए बंगाल वगैरह पर इनका अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पाया था, बंगाल और गुजरात पर। तो ये सब जो एरिया थे वहाँ पर उनका अच्छे से नियंत्रण नहीं था मुग़लों का। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इसी बंगाल और इस एरिया में अंग्रेज़ों को पैठ बनाने में आसानी हुई थी। आते हैं अपने चैप्टर पे। इस पेज पे थे हम 98 पे। हाँ, अब हम देखते हैं कि उनको चुनौती किसने दी है। तो यहाँ पे अगर आपको नोट के तौर पे लिखना है, यही रिवीजन होता है कि जब अगर आपको याद ना आए तो आप जा कर के वापस वहाँ पे रिवीजन कर लें। तो यहाँ पे ये कौन थे, बंगाल और गुजरात जैसे जो राज्य थे वो इनके नियंत्रण से उतने बाहर थे। यहाँ पे जो जमींदार थे वो शक्तिशाली थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक स्वतंत्र सत्ता भी रखते थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए संकट की स्थिति। संकट की स्थिति कैसे आई उनके लिए, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य तो आपने देखा कि बहुत शक्तिशाली था, दिल्ली सल्तनत से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत अच्छे से नियंत्रण था। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुग़ल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। मतलब एक तो जो क्या था कि दक्कन में भी इनकी पैठ कम थी। इस एरिया में जो गुजरात और ये महाराष्ट्र का एरिया है ये सब दक्कन के एरिया में ही आता था। तो यहाँ पे जो इनकी एक लड़ाई चली 1679 से ही, और यहाँ पर इनके जो सैन्य और वित्तीय साधन बहुत सारे खर्च हुए दक्कन की लड़ाई में। यहाँ पे आप शिवाजी को जानते ही होंगे कि शिवाजी से लड़ना इतना आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया था औरंगजेब को शिवाजी ने। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो सूबेदार थे वो क्या करते थे कि वो अक्सर राजस्व पे भी यानी कि दीवानी और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे, जिसे फौजदारी कहा जाता था। इस मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। यानी कि जो अब स्थानीय जो इनके सूबेदार थे, जो मनसबदार थे, उन सब ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो महत्वाकांक्षी थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। वही सेम चीज़ें जो पिछले के राज्यों में हुई हैं। पिछले के राज्य में भी जो सामंत थे, जो इक्तेदार थे, जो मुक्ति थे, वो अपने आप को शक्तिशाली बना करके स्वतंत्र घोषित कर देते थे धीरे धीरे। सेम चीज़ यहीं पर हुई। जैसे ही शासक कमज़ोर हुआ, जो ऊंचे पद पर लोग हैं, जो शक्तिशाली पद पर लोग हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी है धीरे धीरे। इससे राजस्व मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। यानी कि ये किस एरिया की बात कर रहे हैं, उत्तरी और यहाँ पश्चिमी। ये जाट वगैरह जो थे, मेन एक्चुअली इस एरिया की बात हो रही है जहाँ से अच्छा खासा परेशान हो गए थे मुगल। इस एरिया पे यहाँ पे जो सिख थे, सिख का विद्रोह आपने देखा था कि औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था
और तो वहाँ पर खालसा पंथ की जो शुरुआत हो गई थी, ये सब एनसीईआरटी में बता चुकी है। तो यहाँ से उनको कड़ी टक्कर मिल रही थी, विद्रोह शुरू होने लगे थे। धर्म के लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, जमींदार हैं, किसान हैं, वो सब विद्रोह पर उतर रहे हैं। तो इस एरिया से बहुत परेशान हो गए। प्लस इधर और इधर के एरिया, इधर ये दक्कन के एरिया में खुद ही परेशान है शिवाजी से, गुरिल्ला युद्ध से। इधर के एरिया में इनका चूँकि ये जंगली एरिया हैं, तो यहाँ के ज़मींदार बहुत तेज़ हैं, यहाँ पे भी गुरिल्ला टेक्निक है, यहाँ पे इनका नियंत्रण ऑलरेडी कम है। तो जो भी उत्तराधिकारी हुए मुग़लों के, वो कमज़ोर पड़ने लगे। तो ये सारे एरिया जो हैं, ये सब ने पैठ बनानी शुरू कर दी। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। यानी कि ये विद्रोह क्यों किए गए थे? करों के भार के विद्रोह के विरुद्ध थे, या तो ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। दोनों तरीके की थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। मतलब जैसे ही वो चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि चारों तरफ से जब एक ही साथ घटनाएं होने लगी, चारों तरफ से झटके आने लगे, तो कितना बर्दाश्त करेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक तो राजस्व भी खाली होता जा रहा है, और विरोध ऊपर से चारों तरफ से, तो कहाँ कहाँ रोक पाएंगे। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। देखते हैं कि ये क्या है। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य की वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धर हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? तो मेन वही बात है, जब किसान विद्रोह पर उतर आए, वो कर देने से मना करने लगे, अनाज ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से अपने सैनिकों को। मनसबदार यही करते थे कि उन किसी भी भूमि का राजस्व एकत्रित करके फिर अपनी सैनिकों को वेतन देते थे और अपनी जो भी एक सेना है उसको रखा करते थे। तो जब उन्हें कर ही नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से सेना रखेंगे, और वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो ये कुछ हाल हुआ कि बहुत सारे जमींदार जो हैं वो निस्सहाय हो गए। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब आपने ये आक्रमण पिछले चैप्टर में हल्की सी इसकी बात भी हुई थी, जब हम पढ़ रहे थे कि नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था, भक्ति आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे भी सूफ़ी जो संत थे वो सब चीज़ें चल रही थी। तो ईरान के शासक जो थे वो नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया था 1739 में। संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया, कि मतलब एक तो खुद ही कमी पड़ी थी, ऊपर से एक और संकट आ गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। बाप रे बाप। यानी कि एक तो नादिर शाह का आक्रमण था, उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का भी तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर लूटपाट मचाई। यानी कि जब इतना कुछ आक्रमण हो रहा है, मतलब घर में खुद ही गृह युद्ध चल रहा है, बाहर से भी आक्रमण, कितना झेल पाएंगे। तो उत्तराधिकारी जो थे वो कितने भी पराक्रमी होते, तो कहीं ना कहीं उन्हें घुटने टेकने ही थे। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, देखते हैं इसके क्या बारे में लिखा गया है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, यानी कि वो मयूर सिंहासन भी ले गया। तो ये आंकड़ा देखेंगे कि उस टाइम पे
हमले के बाद क्या क्या चीज़ें लेकर के जा रहे हैं, जवाहरात, सोने के सिक्के, पैसे, रुपए, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सिंहासन तक नहीं छोड़ रहे हैं, मयूर सिंहासन। अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। उन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोने से खींच कर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यानी कि इस तरीके की हालत हो गई है। नादिर शाह का ये है एक चित्र, तैमूर वंशज। नेक्स्ट देखते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यानी कि साम्राज्य सभी ओर से दबाव पड़ रहा था। तो और उसी में जो अभिजात समूह थे, अभिजात समूह का मतलब जो वीआईपी पोस्ट पे थे, जो बड़े पद पे थे, मनसबदार, सूबेदार और कुछ जो बड़े पद पर थे, उन सब की भी पारस्परिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के। यानी कि इनमें भी दो दो इसमें बटे हुए थे अभिजात वर्ग भी। एक ईरानी थे और एक तुरानी थे। तुरानी यानी तुर्क, ईरान यानी ईरान के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। बाप रे बाप। यानी कि अभिजात जो थे वो उन्होंने आपस में दो गुट बना लिया और बादशाह पर इतने ज़्यादा हावी थे कि वो उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं और उन्हें अंधा तक बना दे रहे हैं। मुगल सम्राटों के सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़ी जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। मतलब इस तरीके के जो सूबेदार थे अब ये मजबूत हो गए। अब इन्होंने अपना स्वतंत्र एक क्षेत्रीय तौर पर राज करना शुरू कर दिया। हालांकि मेन शासक वो दिल्ली को ही मानते थे, केंद्र वो दिल्ली को मानते थे, लेकिन राज्य में अपनी मर्जियाँ मनमानियाँ चला रहे हैं, बहुत ही चालाकी से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी लड़ाई में नहीं उलझना है। ये देखना है कि दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, इनकी हत्या हो गई कि जब आपस में ही इनकी फूट हो गई है तो बाहर के लोग तो आकर के घुसपैठ बनाएंगे ही। अब देखते हैं राजपूतों को। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। यानी कि वो अपनी सेवा देते थे मुगल घराने में। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। सेम वही चीज़ जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। यहाँ पे जो राजा हैं, राजा अजीत सिंह, इन्होंने भी क्या किया कि अब इन्हें स्वतंत्र होना है। अब ये भी हाथ पांव मार रहे हैं। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। गुजरात और मालवा के, और यहाँ गुजरात वगैरह में इनके तो खुद ही नियंत्रण कम है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। इन्होंने यहाँ की सूबेदारी चाहिए। उन्होंने देखी धीरे धीरे किस तरीके से वो चाह रहे हैं, मतलब लाभदायक एरिया ढूंढ रहे हैं और सूबेदारी के लिए पैठ बनाई और इन्हें सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वेतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया।
दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 2022 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। यानी कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बूंदी वगैरह के नाम आप सुन चुके हैं। बूंदी शैली थी, अभी चित्रकला की हमने देखी थी। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यानी कि मराठों ने भी रोका यहाँ पे, तो इसके इधर से मराठे भी थे, तो यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। इस एरिया से मराठे जा रहे थे और इस एरिया से राजपूत। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसी कई जल निकाय थे। ये इनका महल वगैरह, ऊंची चोटी पर महल बनाते थे पहाड़ियों पर। जयपुर के राजा जयसिंह हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना था, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। यहाँ से यहाँ कुछ कुछ बीच में आप देख रहे हैं कि मालवा की भी सूबेदारी इनके पास थी और आगरा की भी। तो यहाँ से लेकर के इस एरिया तक वो थे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। यानी कि सबने तो स्वीकार कर लिया था, किसने स्वीकार नहीं किया था अधीनता? मेवाड़ ने। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, वही चेतक जिनका घोड़ा था और घास की रोटी खा करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्षेत्र कौन सा है? जयपुर में जंतर मंतर है। आम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। ये है जंतर मंतर, जयपुर में स्थित जो है खगोलीय वेधशाला है। चित्र 5 कौन सा है? मेहरानगढ़ किला, जोधपुर का है ये। यहाँ पे दिखा है जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे पड़ता है जोधपुर। यहाँ पे आज़ादी हासिल करना। कैसे आज़ादी हासिल कर रहे हैं सिख? अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। यानी कि सिख जो गुरु थे अर्जुन देव के बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत जो की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जो आए वो आए बंदा बहादुर। इन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन में सार्वभौम बताया। यानी कि इन्होंने क्या किया? बंदा बहादुर ने सिक्के वगैरह भी चलवा दिए। तो अपने कहीं ना कहीं अपने आप को ये बता रहे हैं कि अब हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। यानी कि यहाँ मैं क्लियर करती हूँ, मैं हम देखेंगे सतलज और यमुना नदी जो है
यहाँ पर ऐसे आती हुई। तो इनके बीच में इनका जो सिख राज्य है आप देख रहे हैं वो यहाँ पे है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने सिक्के वगैरह चलवाए थे, लेकिन 1715 में उन्हें बंदी बना करके मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। वही जैसे सूबा वगैरह था, जैसे गढ़ था, वैसे ही से यहाँ पे जत्थे और मिसल में संगठित हो गए। इनका जो पार्टिसिपेशन था, जिनको इनका वर्गीकरण था, वो इस तरीके से था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। दल खालसा क्या चीज़ है? जो कई मिसलों की अगर संयुक्त सेनाएं हैं तो वो दल खालसा थी। दल यानी संगठन। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि राखी सिस्टम क्या है। राखी से आप रक्षाबंधन में समझ लेना, ये कर सिस्टम है जहाँ पे 20% ले रहे हैं, यानी कि 1/5 हिस्सा जो है वो गुरुमत्ता जो है वो ध्यान रखिएगा कि उनके जो निर्णय हैं, प्रस्ताव हैं, वो गुरुमत्ता बोले जाते थे। खालसा से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि इस बारे में आपने अध्याय 6 में पढ़ा है? मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं? ये जो चित्र है महाराणा रणजीत सिंह की तलवार है। और ये कौन सा चित्र है? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि उनके शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। यानी कि खालसा ने क्या मतलब, तो सूबेदारों के खिलाफ भी और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी ये जो है सफल विरोध कर सके थे। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। यानी कि खालसा ने भी सिक्के ढलवाए थे बंदा बहादुर के बाद, लेकिन वही आदेश थे जो बंदा बहादुर के समय में थे। और अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट राजा हुए, पहले तो वो बटे हुए थे शासक, इनका राज्य बढ़ा तो ज़रूर, इन्होंने अपना सतलज से सिंधु नदी तक राज्य बढ़ा लिया, लेकिन फिर ये बट गए थे। पर फिर से एक राजा आए, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया और सिखों को एकीकृत किया। अब देखते हैं मराठा कि मराठा किस तरीके से इनका उदय हुआ, ये किस तरीके से स्वतंत्र हुए। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा राज आप देखेंगे, मैं मैप क्लियर करती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मराठा बना हुआ है, यहाँ पे मराठा लिखा भी हुआ है। पूना, बड़ौदा, भोपाल, ये सब मराठा में आते हैं। शिवाजी 1627 से 1680 औरंगजेब के समकालीन थे, ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। कुछ जिनके सरनेम देशमुख थे, ये योद्धा परिवार थे, इनकी सहायता से क्या किया कि एक अस्थायी राज्य की स्थापना की इन्होंने। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी, कृषक और पशुचारक जो दोनों हैं, उनका नाम है कुनबी, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। इनके सेना के जो मुख्य आधार कौन थे? किसान थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया।
शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्यों की राजधानी बन गया। यानी कि जब तक शिवाजी थे तब तक तो वो राजा थे, शक्ति उनके हाथ में थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि एक चित्पावन, एक ब्राह्मणों का एक परिवार था, उनके हाथ में हो गया। और वो जो ब्राह्मण परिवार था, शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा के रूप में वो अपनी सेवाएं देते रहे। ये जो ब्राह्मण परिवार थी, ये पेशवा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भूमिकाएं निभाई, लेकिन शक्ति इनके ही हाथ में थी। राजा जो थे, उत्तराधिकारी जो थे शिवाजी के, वो उतने मजबूत नहीं थे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। यानी कि इनका जो टारगेट था, अब इन्होंने किलों पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि किलों पे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, वहाँ ऑलरेडी सैनिक रहेंगे। ये कहाँ हमला करते थे? शहरों और कस्बों में, मैदानी इलाकों में, कि जहाँ से उनका राशन पानी और आने जाने का रास्ता जो है वो बंद हो जाए। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनय शनय और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या है। ये शिवाजी का चित्र है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। जो भी जगह यूज़ हो रही है उन्हें बहुत अच्छे से, बीजापुर हो गया, चाहे मवाला पठार हो गए, अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। इनका जो कर संग्रह की प्रणाली थी वो क्या थी? चौथ और सरदेश मुखी। ये आपको आगे चल के एनसीईआरटी बताएगी कि ये क्या है। जैसे राखी सिस्टम किसका था? खालसा सिस्टम का। वो किस तरीके से 1/20 मतलब 20% 1/5वां हिस्सा ले लेते थे कर के रूप में किसानों से। देखते हैं। सत्रह सौ 20 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। सत्रह सौ 20 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो इस तरीके से अब मुगल जो हैं एक एक अपना क्षेत्र खो रहे हैं और कमज़ोरी उनकी बढ़ती जा रही है। यहाँ देखते हैं चौथ क्या था? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेश मुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। यानी कि ये 25% था, 1/4 हिस्सा, और सरदेश मुखी क्या था? 10वां हिस्सा था। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का, और ये जमींदारों को द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं,
पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। ये वही बाजीराव हैं जो बाजीराव और मस्तानी, इस पर मूवी बनी है। देखते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गईं। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का तो भंडार मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मतलब कि उन्हें कर वगैरह वो लेने लगे। बहुत नियंत्रण तो नहीं कर पाए मराठा, पर कर वगैरह लेने लगे, लेकिन उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। कौन सी कीमत चुकानी पड़ी? मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। यानी कि पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाइयाँ हैं, धीरे धीरे एनसीईआरटी में बताएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक तो इधर मुगल साम्राज्य से लड़ाइयाँ की, साथ में आसपास भी इतनी लड़ाइयाँ कर ली कि सब इनके विद्रोह हो गए। और विद्रोह होने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई उसमें इनको कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य शासन अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। अब मराठों में भी कुछ कुछ जो हैं वो पंथ हैं वो उभर रहे हैं। कैसे ये शक्तिशाली हो रहे हैं? क्योंकि अब किसानों वगैरह भी शक्तिशाली हो रहे हैं। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। यानी कि इन्होंने शहरों को, मतलब आम जनों को कोई तकलीफ नहीं दी थी, तो इससे जो है इनकी ताकत बनी रही। इंदौर में आपको अहिल्याबाई होलकर पता ही होगा। और ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपना व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। यानी कि किस तरीके से व्यापार वगैरह बढ़ रहे हैं मराठों के राज्य में। बुरहानपुर जो है वो इम्पोर्टेंट जगह मालूम पड़ रही है। इसने पुणे, नागपुर और लखनऊ, इलाहाबाद इन सब क्षेत्रों को शामिल किया। और कौन कौन से शहर थे जो नए बने? चंदेरी जैसे थे, यहाँ के जो रेशमी वस्त्र थे उनको पुणे में नया बाजार मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं व्यापार जो है, व्यापार का बढ़ावा हो रहा है। एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखते हैं आगे की। अब दूसरी जो कम्युनिटी कौन सी है वो है जाट। हमने किन्हें पढ़ा? सिखों को पढ़ा। इसके पहले हमने पढ़ा सिख को कि वो कैसे स्वतंत्र हुए मुगलों के हाथ से। फिर हमने मराठा को देखा कि मराठा कैसे स्वतंत्र हुए। अब हम देख रहे हैं जाट की जाट कैसे स्वतंत्र हो रहे हैं। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। इनके नेता का क्या नाम है? चूड़ामन। और ये दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में अपना नियंत्रण कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हुआ। यहाँ पर जाट लिखा हुआ भी है। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके
प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। कि ये जो जाट थे, जाट किस तरीके के थे, इनके जो ये कृषक थे, जैसे मराठों में की भी जो सेना कौन थी, उनके भी कृषक थे और पशुपालक थे जो कि कुनबी थे। ये भी कृषक हैं पर ये समृद्ध कृषक हैं, बड़े मतलब जमींदार वाले जो कृषक होते हैं वो हैं। और इनके व्यापारिक महत्वपूर्ण जो केंद्र बने वो कौन से बने, वो बने पानीपत और बल्लभगढ़। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। कि आप देखेंगे कि मुगलों की हालत किस तरीके से बुरी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो उनकी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उभर के आ रही हैं। जो सूरजमल थे भरतपुर के शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। जब नादिर शाह का जब हमला हुआ तो कई सारे बहुत बड़े व्यक्तियों ने भरतपुर में ही शरण ली, वहीं पर उन्हें सुरक्षा महसूस हुई। और आप देखेंगे कि जो नादिर शाह का जो पुत्र है उसके पास 30,000 सैनिक थे और उसने 20,000 सैनिक कहाँ से लिए, मराठाओं से ले लिए। 15,000 सैनिक कहाँ से लिए, सिखों से लिए। और इन सबके बलबूते वो मुगलों से लड़े। मतलब अपने घर के अंदर लड़ने के लिए जो साधन प्रोवाइड के जो सैनिक वगैरह प्रोवाइड कराए गए, मुहैया कराए गए, वो अंदर से ही कराए गए, अंदर से ही सहायता लेकर के उन पर हमला बोला गया। बिना घुसपैठ की चीज़ें नहीं हो सकती। तो घरेलू जो राजा थे उन्होंने ही साथ दिया। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। दीग कहाँ है, इसको आप गूगल पे ढूंढेंगे, ये आपका होमवर्क है। ऑफ कोर्स बात है कि ये दिल्ली और इधर आगरा के आसपास ही मिलेगा। बाग महल बनवाया, कौन सा महल है ये, बाग महल। इसका तो नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। वास्तुकला से जिन रूपों को हम पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। मतलब शाहजहां ने मतलब जिस तरीके की वास्तुकला को विकसित किया था, आगे हम जानेंगे कि शाहजहां ने किस तरीके की वास्तुकला को विकसित किया था। दीग की इमारतें जो हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर बनाई गई थी। यहाँ देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा है। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1556 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। भरतपुर का कौन सा किला है, लोहागढ़ किला। इतना मजबूत जो किला था, इसी में तो शरण लेते थे तभी लोग, उन्हें लगता था कि हम बच जाएंगे। 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन का बंगला गुंबद पर गौर करें। बांग्ला गुंबद, बांग्ला गुंबद क्या है, वही जो दो चाला और चौचाला था, वहाँ पे कैसे बनते थे कि चार गुंबद बना दिए और फिर उन चारों को आपस में एक तिर्यक जोड़ करके एक बड़ा गुंबद बना दिया, यहाँ चारों को जोड़ करके। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कई शैलियों को मिक्स करता हुआ बना था। देखते हैं कल्पना करने के लिए क्या कहा गया है कि आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताएं कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं। तो बस यही आपको सोचना है कि जैसे आप शिवाजी हैं, शिवाजी की टेक्निक आपको अच्छी लगी कि किसकी टेक्निक अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात तो थी कि सिखों की जो संगठित सेना थी वो बहुत अच्छी थी। शिवाजी की जो गुरिल्ला टेक्निक थी वो बहुत अच्छी थी कि वो किले पे हमला ना करके आसपास कहीं करते थे। तो इस तरीके के जो थे कुछ ना कुछ टेक्निक होती हैं और कुछ कैसे आप कोशिश करेंगे। और बाहर के लोगों को भी इन्होंने क्या किया था, सैन्य सेवाएं दे दी थी कि मुगलों से इन्हें जीतना था। बीज शब्द, सूबेदारी आप जानते हैं, दल खालसा जानते हैं, मिसल क्या थे, वही जो खालसा को
कुछ कुछ भागों में बांट दिया गया था और बहुत सारी मिसलों के जब सेनाएं मिलती थी तो उन्हें दल खालसा कहते थे। फौजदारी क्या है? फौजदारी में आप देखेंगे जो सैन्य व्यवस्था है वो। इजारादारी क्या है? इजारादारी में आप देखेंगे कि ये जो भूमि राजस्व की व्यवस्था है नीलाम करने की उसमें दी जाती है। चौथ क्या है? सरदेशमुखी क्या है? ये सब आपको बता दिया है एनसीईआरटी ने। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इजी हैं। नादिर शाह ने ये बताया सही है गलत है, बंगाल पे आक्रमण किया था कि दिल्ली पे? तो आपको पता ही है दिल्ली पे किया था ये सब। जय सिंह इंदौर के शासक थे क्या? आपको पता है सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे। इंदौर के शासक कौन थे? होलकर थे। तो ये सब आपको बहुत ईजी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसका मतलब चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप देख लिए आज जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है वो समाप्त होती है यहीं पे। और आगे से हम शुरू करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। हम साथ में ज्योग्राफी की भी सीरीज़ को चला रहे हैं, ज्योग्राफी भी साथ साथ में हम जारी रखेंगे। तो जैसा भी आपको लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं आप बताएं। आपको अगर इनका एक रिवीजन, पूरी बुक का एक रिवीजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मैप के अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगली बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिन शुभ हो।